भाग्यशाली हैं हम कि आप आज हमारे बीच प्रसिद्ध जाने वाले गुणी जन पंडित हरिप्रसाद जी हमारे साथ बैठे हैं। गिव अ बिग हैंड। आज हमें ये सीखना है थोड़ा सा कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कैसे बना जाता है, ये कैसे बनते हैं लोग, ये सीखना है। ये भी हमारी तरह 15 साल के थे, 21 साल के थे, 31 के थे, 41 थे, 51 थे, 61। कैसे बने, ये सीखना है, हमें जानना है इनकी बातें सुनकर और इनका एक्सपीरियंस सुनकर। आप बताइए, द मैन हु हैज अचीव्ड पद्म भूषण, honorary doctorate, North Odisha University, one of the 25 greatest global living legends in India, declared by NDP. He आदमी was born in Allahabad as a son of a wrestler. Can you beat that? जो आर्टिस्ट जिसने कोलैबोरेट किया हो वेस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ पूरी दुनिया में, जॉन मैक्लोन हो या जैन गार्बेक हो, कैन लूगर हो, योधी महीन हो, अजीन पैरी रामपाल हो, ये वो बच्चा है जिसने 15 साल की उम्र में बंसरी को हाथ लगाया और 8 साल तक बंसरी की प्रैक्टिस की। कहां पर? वाराणसी में। The man who played flute on Beatles' 1968 B-side, The Inner Light, written by George Harrison. He started his first job, a small job, at the All India Radio, Cuttack, Odisha, in 1957. What a dream, what a beginning, and what a final zenith. He was welcomed by the best of the film music composer as an ace futurist for movies in Bombay. But very soon he became a music composer, teamed with his friend Shiv Kumar Sharma, and composed evergreen film music for legend Yash Chopra in films like Silsila, Chandni, Dar. And I hope that you cannot forget a flute he played in my film called Hero. Somebody asked me, what is the difference of a film you made in 1983 and new film made by Salman Khan? As the difference of both the film is, flute is not there. Thank you very much, Hariji, for making our film more. और यहाँ नहीं, आदरणीय सुभाष जी, उनका परिवार, उनकी बेटी और विद्यार्थीगण, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। नहीं, वो इसलिए नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दिल की बात। पहले तो ये कि मुझे सुभाष जी ने ऐसा अवसर दिया कि अभी सुभाष जी बोले थे जब आप विद्यार्थी थे, मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, अभी मैं सीखता हूँ। और जो सीखने का आनंद है वो सही में उसका बहुत ही
एक अलग तरीके का आनंद है, सिखाने को आनंद नहीं है। जब हम टीचर हो गए तो उसके बाद क्या है, लेकिन जब हम सीखते हैं तो बहुत कुछ आपसे भी सीखता हूँ, सुभाष जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, कैसे फिल्म को देखना और कैसे फिल्म को समझना, और फिर फिल्म को उसमें म्यूजिक की आवश्यकता है तो किस म्यूजिक की आवश्यकता है, क्या चाहिए उसमें, इन लोगों से ही मैंने सीखा है और अभी भी सीखता हूँ। अभी मैंने गुरुकुल, जैसे कहा सुभाष जी ने, गुरुकुल है मेरे, तो मैं बच्चों को लाता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और ऐसी ऐसी बातें सीखता हूँ कि आज मॉडर्न युग में किस तरीके से हमको प्रोग्राम को प्रेजेंट करना चाहिए, जो हमारे पुराने लोगों ने नहीं किया। हो सकता है हम थोड़ा उनसे थोड़ा सा हम हट के बजाएं, लेकिन किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उसके बारे में क्या कहना है, उसके बारे में किस तरीके से समझाना है, उसके बाद बजाना है। हमारे पुराने उस्ताद लोग तो सीधे बैठ जाते थे और आंख बंद करके शुरू हो जाते थे, कभी अनाउंस भी नहीं करते थे कि हम क्या करने वाले, और लोग ये सोचते थे कि क्या गा रहे हैं, कोई राग गा रहे हैं या ठुमरी गा रहे हैं या टप्पा गा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। उनको बोला जाता था कि आप बोलिए कुछ, तो बोलते हैं मैं गाने के लिए आऊँ, बोलने के लिए नहीं आया। तो ये एक सिलसिला था, अभी भी है। कुछ पुराने लोग हमारे जो कि उसी तरीके से जो भी कोई कार्यक्रम हो बैठ जाएंगे आंख बंद करके। अब कभी को लेट भी हो जाते हैं तो उनको ये एहसास नहीं होता कि हॉल में वहाँ पैसे देने पड़ते हैं और ओवर टाइम लगता है। वो उनको पूछिए आप लेट क्यों हो गए, हाँ साहब नहीं जी मैं पगड़ी बांधते बांधते टाइम लग गया, और टाइम लगता है पगड़ी बांधते, बिना पगड़ी के मैं जा नहीं सकता हूँ। तो इन चीज़ों का एहसास, तो इन लोगों से भी कितना सीखने को मिला। आप लोग किस तरीके से देखिए कितनी अच्छी फिल्म बनाया आपने। हमारी आज कोई आवश्यकता रखी नहीं आपने कि मैं आपसे कुछ कहूँ, कुछ बातें करूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बुलाया गया तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपने सब कुछ बता दिया जो मुझे भी ज्ञान नहीं था। कहाँ से बांसुरियाँ इकट्ठा की, सच सच क्या है। मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपके सामने अब क्या कहूँगा। पहले तो सोचा था कुछ म्यूजिक के बारे में बातें करूँगा, तो म्यूजिक तो ऐसा ऐसा आपने कर दिया, उसके बाद बांसुरी भी आपने पूरी दुनिया की बजवा दी। खाली उसकी छवि नहीं, दुनिया की बांसुरी बजवा दी। तो आप लोगों ने इतना भगवान ने वो दिया है, क्या कहना चाहिए, ताकत दी है, इतनी ताकत दी है ज़्यादा कि आप दुनिया में जाते हैं और खोज लेते हैं इंटरनेट। तो हमारे ज़माने में इंटरनेट नहीं था, और आज भी हम इंटरनेट है तो भी हम उससे बेकार है, हमारे समझ में नहीं आता। लेकिन हम आप लोगों को देख के बहुत कुछ सीख जाते हैं। सच में कह रहा हूँ, जो आज के नवयुवक में जो एक शिक्षा की लालच है, लालच ये कहना चाहिए कि उनके में इतना लगाव आ जाता है कि वो बैठ जाते हैं एक बार तो दुनिया के किसी लाइब्रेरी में भी चले जाते हैं और वहाँ से किताबें देख के वहाँ से सीख ले। तो इतना नॉलेज भगवान ने दिया हुआ है। मैं आपको एक बात सच बताता हूँ, मैं जब भगवान की कृपा से, वैसे तो पहलवान का लड़का था और पहलवानी करता था, पढ़ाई लिखाई की इतनी इच्छा नहीं होती थी, लेकिन किसी तरीके से मैट्रिकुलेशन के बाद ही बैठ जाए तो नहीं मुझे अच्छा नहीं। सर मुझे अच्छा लगा। प्लीज आप प्लीज देखिए, प्लीज सर अभी उम्र नहीं है बैठने की। इसलिए नहीं, हमारे आदरणीय मैं यहाँ बैठूँ। हाँ जी। तो मेरे पूर्वजों ने ज्यादा पढ़ाई नहीं किया था, पिताजी ने पहलवानी किया, तो उनका लड़का को स्कूल भेजा जा रहा था, आप पढ़िए कुछ करके दिखाइए। आप क्या करें, हम क्या कर सकते हैं सिवाय पहलवानी को। तो खैर मेरी माँ, मैं बहुत छोटा था तो छोड़ के चली गई। तो मैंने कहा अगर मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा तो एक पहलवान का हाथ अगर एक पड़ गया यहाँ तो मेरा क्या होगा, और कौन बचाएगा मुझे। बचाती तो माँ है ना, लेकिन वो रही नहीं तो क्या होगा। तो मैं डर डर के सब पढ़ता था और पढ़ के ऐसा देख रहा हूँ और कान में कुछ म्यूजिक से रिकॉर्ड बज रहा है, लेकिन वो आंख से देखा करता था, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया। लेकिन चूंकि मेरे स्कूल में
लोगों को मालूम था मैं बांसुरी बजाता, तो कोई गेस्ट टेस्ट आया तो हमको बैठाते थे, तो मैं कुछ फिल्म का गाना बजा देता था, पुरानी फिल्मों का गाना। तो टीचर्स लोग बहुत खुश थे मुझसे। तो अगर मैं फेल भी होऊंगा ना, कहीं गिर पड़ा तो उठा लेते थे कि भाई पहलवान का लड़का है, इसको मार पड़ेगी, तो मुझे अगर कहीं कम मार्क्स भी होगा तो पास कर देते। ये मैं सच बात कह रहा हूँ आपसे। तो क्या हुआ कि मैं जो एसएससी का आया तो बोर्ड होता उनका, वहां जाएगा पेपर ये होगा, लेकिन वहां भी लोगों को मालूम पड़ गया कि ये बांसुरी वादक है। तो मुझे कैसे करके 35% तो मिल ही गया। मैं सच बताता हूँ, मैं उस दिन ऐसा फील कर रहा था कि मैं अपने मोहल्ले का राजकुमार हूँ। साइकिल लेके और लड्डू लेके और हनुमान जी को चढ़ा के, वो मोतीचूर का लड्डू होता है, हनुमान जी को चढ़ा के और मोहल्ले भर में घूमता रहा और कहा कि मैं तो पास हो गया। क्या किसी ने पूछा नहीं क्या परसेंटेज क्या है, लेकिन जब मैं खुद देखो तो खुद को हंसता हूँ कि देखो किस तरीके से निकला हूँ बड़ी खराब हालत में। एनीवे, बहुत अच्छा हुआ। हमारे पिताजी बहुत खुश थे कि मेरा लड़का तो मोहल्ले का राजा हो गया और 35% में था। आजकल देखिए कैसा युग हो गया है कि आप लोग 90% भी हो जाता है तो आप लोगों का चेहरा उतर आता है। मैं वो भी देख के सीखता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। इतना मेहनत करने के बाद एक बच्चे को जब मैं देखता हूँ तो वो गधे की तरह इतना किताबें लेके पीछे बेचारा लटका के जाता है। हम तो 1-2 किताब लेते थे, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, तो किताब कभी पढ़ा ही नहीं, तो तुरंत बेच के सोचता था कि इसको सेकेंड हैंड में बेच दे तो कुछ पैसे कम क्योंकि पैसे बहुत कम थे हमारे पास, तो कुछ ऐसे हो जाए पैसे तो कोई बांसुरी खरीद सकूं। मेले में बांसुरी मिलती थी 1 रुपए 2 रुपए, तो इस चक्कर में हम लोग रहा करते थे। तो मैं अभी भी फील करता हूं कि हमारी बहुत कमियां हैं और बहुत कमियां थी, और वो जो कमियां हैं वो हम आपसे देख के सीखें। बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ जीवन है, और शायद ये जीवन और इसके आने वाला जीवन भी सीखेंगे तो हो सकता है उसके बाद मैं कुछ सोचूं और कुछ कर पाऊँ। संगीत जगत हो या कोई दूसरा विषय का जगत हो तो कुछ कर पाऊँ। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं विद्यार्थी हूँ, और विद्यार्थी रहना सबसे अच्छा लगता है। जैसे कहा पहलवानी तो मैं पहले करता था, कुश्ती लड़ता था, लेकिन अभी मैं संगीत से कुश्ती लड़ता हूँ, स्ट्रगल करता रहता हूँ। सच कह रहा हूँ। तो मेरे गुरुकुल में हम चर्चा करते हैं, हम टीचर के तरीके से नहीं रहते। ये देखिए हमारे बच्चे लोग बहुत ही, क्या कहना चाहिए, टैलेंटेड लोग हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, हमको बहुत ज्ञान देते हैं। तो मैं अपना घर छोड़ के उनके साथ में रहता हूँ कि जो कुछ मुझे मिल रहा है अभी, ये तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा हमारे लिए कहना चाहिए उपहार है, और इसको लेके मैं बस सोचता रहता हूँ। मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे बहुत अच्छी तरीके से रिसीव किया जाता है, वेलकम किया जाता है, लेकिन मुझे तो कुछ आता नहीं। आप लोगों को इतना आता है, कहाँ से फ्लूट, कितनी फ्लूट लाए और कैसी ये फ्लूट मिले, कैसे फ्लूट प्लेयर मिले। एक वो था जॉन-पियर रामपाल को हम लोग सुनते थे बचपन, फिर मैंने उनके साथ बजाया भी पेरिस में। और ये दूसरा एक वो था उनका एक फ्लूट, 3 फ्लूट थी उनके पास में। तो हम लंदन में कई कॉन्सर्ट बजा रहे, तो उनका भी कई कॉन्सर्ट था। तो 3 फ्लूट वो गोल्ड की, प्योर गोल्ड की है फ्लूट, और हमारे पास बैम्बू की फ्लूट। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आएंगे, हम खाना खाएंगे। तो वो 5 स्टार होटल में थे और मैं कोई 2-3 स्टार होटल था। तो मैंने कहा चलो अच्छा हो, तो बढ़िया खाना मिलेगा, तो मैं चला गया। तो उन्होंने मंगाया कुछ वो सूप और ये वो सलाद। हम लोग को जहाँ के यूपी के लोग हैं, खाने का अलग ही पूरी भाजी हो तो उसका मंगाया। लेकिन जब उसकी फ्लूट उन्होंने खोला और कहा ये गोल्ड की है, तो मेरी फ्लूट ट्राई कर रहे थे, बैम्बू फ्लूट। तो उन्होंने जब देखा बजा के तो उनसे बजी नहीं, क्योंकि उसमें माउथ पीस नहीं होता। ये जो फ्लूट सिल्वर फ्लूट है उसमें माउथ पीस होते हैं, तो वहाँ ऐसे रख लेते हैं तो आवाज़ बहुत अच्छी आती है, बहुत सुंदर आती है।
और हमारे माउथ इतने तो बेचारे खाली हो खोज रहे कहाँ है। एनीवे मैंने कहा वुड यू लाइक टू एक्सचेंज। मैंने कभी देखी नहीं थी, कभी देखी नहीं थी, और जब गोल्ड का बोल दिया तो मैं थोड़ा सा एक रख तो लूं, लेकिन वो जमा नहीं, वो समझ गए। वो बोले कि आई वुड लव टू डू दिस बट आई एम नॉट एबल टू प्ले योर गेम। तो बोला वैसे मैं तीनों यूज करता हूँ, सपोज किसी का पैडिंग कुछ खराब हो गया देना हम दूसरा करते हैं, तो ऐसे करके हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक, उनकी इच्छा नहीं है, मेरी बहुत इच्छा थी, तो यहाँ बहुत सारी तो मैं सच बोलता हूँ, मैं थोड़ी बात को बढ़ा गया। मैं अभी विद्यार्थी हूँ और हमेशा विद्यार्थी रहना है, मुझे अच्छा लगता है। जो बच्चों की पीढ़ी में और उनमें जो टैलेंट मैंने देखा, कमाल का टैलेंट। हम जब ये लोग इन लोगों की उम्र में थे, अभी भी तो इन्हीं की उम्र में हूँ, लेकिन जब इनकी उम्र में मैं था, तो जब मैं बजाना शुरू करता था तो मेरी हालत खराब हो जाती थी, पसीने, हालत खराब, और डर लगता था। और आजकल इनसे जो भी यंग बच्चे हैं, बिना डर के कभी उनको बोलो बजाना, यस सर, तुरंत तैयार हो जाते हैं। और क्या एनर्जी है और क्या उनको भगवान ने साहस दिया है, कोई डरते नहीं, चाहे कोई भी लोग बैठे हों, बड़े बड़े मास्टर भी बैठे हों, कुछ तो बजा ही डालें। तो ये भी देख के बहुत ताज्जुब लगता है, जबकि हम लोगों ने बहुत अच्छा खाना खाया है। मैं भूलूंगा नहीं, मेरे घर में गाय आती थी, वहाँ दूध मिलता था, आजकल पैकेट में क्या मिलता है खुद को भी नहीं मालूम पड़ता। फिर भी बच्चों को भगवान ने इतनी एनर्जी दिया है और इतना कुछ। अच्छा मैं ज्यादा तो फ्लूट के बारे में तो आप देखिए, संगीत के बारे में भी आपको मालूम पड़ गया, फ्लूट के बारे में मालूम पड़ गया, और संगीत के बारे में इनसे बड़ी हस्ती तो कोई हो नहीं सकती। खासकर फिल्म के जो युग में इन्होंने जो संगीत के लिए काम किया, संगीत कहाँ होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक सवाल बच्चे जो जानना चाहते हैं कि फ्लूट में या म्यूजिक में या इंस्ट्रूमेंटल जब हम अपने आप को डेवलप करते हैं, तो उसमें जो क्लासिकल म्यूजिक है हमारे हिंदुस्तानी, उसका कितना योगदान है और कितनी महत्ता है और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। सर क्लासिकल म्यूजिक की हम लोगों ने सीखा है, लेकिन उसके जबकि क्लासिकल म्यूजिक की इतनी चर्चा नहीं थी। गांव, आज जो शहर हो गए वो गांव थे। हम जैसे गुड़गांव जाते हैं, वो गुड़गांव या गुड़ का गांव होगा या तो गुरु लोगों का गांव, तो सब गांव ही थे। और वहाँ हम लोग किसान लोग जो खेती बाड़ी करके आते थे, शाम को वहाँ के बहन जाते थे, बच्चों के साथ में गाते थे, कुछ क्या गाते थे वही समझते थे। लेकिन वो जो एक दो लाइन होती थी वो मन को ऐसी टच करती थी और इतना सुंदर लगता था कि मैं क्या कहूँ। उसी में उनके घर परिवार लोग गायन गाना साथ में गा रहे हैं, बांसुरी बज रही है। वो एक जो आनंद था संगीत का, वो लोगों को जिनको भगवान ने थोड़ा सा शास्त्र के बारे में, जो शास्त्र से उलझना चाहते थे, वो लोग इसमें आ गए और इसको शास्त्रीय संगीत बनाने की बहुत भरसक कोशिश की। आज तक भी लोग ये सोच रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत क्यों नाम पड़ा। एक्चुअली शास्त्रीय संगीत नहीं होना चाहिए, संगीत तो संगीत है। शास्त्रीय संगीत क्यों? शास्त्र अलग है, संगीत अलग। संगीत एक क्या है, जैसे हम कहते हैं स्वर को कहते हैं स्वर ईश्वर। तो हम ईश्वर को जब देखते हैं तो हम स्वर लगाते हैं तो हम सोचते हैं स्वरों के द्वारा पूजा करना। तो इसमें शास्त्र जब हम लाएंगे तो हमको बड़ा देखते कि भाई ये शास्त्र में ये लिखा है कि ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे करवाना चाहिए और यहाँ ऐसे स्वर लगाना चाहिए, दूसरा स्वर नहीं लगना चाहिए, राग उसका नाम होगा, रागिनी उसका नाम होगा। मैं उलझ गया थोड़ा। मेरी इच्छा थी संगीत करने की। संगीत एक ऐसा विषय है कि हम चाहे तो हम भजन गाएं, चाहे तो हम कव्वाली गाएं,
चाहे तो हम फिल्मी गाना गाएं, चाहे तो हम कोई राग गाएं, है तो संगीत, या चाहे हम लोक धुन गाएं, वो भी तो है तो संगीत। लेकिन जब मैंने सुना अपने जो बुजुर्ग लोग थे कि वो संगीत की जो परंपरा थी, जो गांव से आता था संगीत, उसमें बैठ कर उन्होंने शास्त्रीय संगीत बनाया, ऐसा मेरे गुरुजनों ने कहा। तो उससे शास्त्रीय संगीत बनाया क्या, एक स्केल बना दिया, निर्धारित कर दिया, ये स्केल है कि इसमें सारे गामा पंचम नहीं लगेगा, सारे गामा धानी का, दूसरे में लगेगा सारे गा पा धानी का, माँ गांड दो, इस तरीके से करके 100, 150, 200 राग बना दिए। ये शास्त्रीय संगीत कहते हैं, इसको शास्त्रीय संगीत। अब आप इसी में घूमते रहिए, आप इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, ये तो कोई बात नहीं है। आज देखिए दूसरे जो संगीत है, या हम गजल ले लें, चाहे हम कव्वाली ले लें, या कुछ भी कोई भी संगीत ले लें, आप देखिए उसमें सब स्वर लगाते हैं जो उनके दिल में आता है। लेकिन ये शास्त्र करके इसमें बंदिश कर दिया। अब उसमें कोई जरा सा भी कोई इधर उधर स्वर लगा देता है तो कहते ये क्या है, ये तो बड़ा बेवकूफ है, इसने सीखा नहीं करा, ये क्यों आया स्टेज, इसको सीखना चाहिए क्या। संगीत एक दिल से आता है। हम लोगों को गुरु कहते हैं ठीक है आप आए हैं राग रागनी सीखने, ये आपको अवॉइड करना है, तो कैसे आपको अवॉइड करना है, इसको खूबसूरत कैसा बनाना। मेरे जीवन में मेरा अनुभव ये है संगीत का कि जो संगीत दिल को छुए, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो अपना संगीत हो, चाहे लोक संगीत हो, चाहे फिल्म संगीत, आपका दिल छुए, बस वो संगीत है, वो सही संगीत। हमने उस तरीके से देखा, उस नजरिए से, तो हम इसी तरीके से ट्रीट करते हैं। और मैं ऐसा भाग्यशाली रहा कि ऐसे लोगों के साथ में काम करने का अवसर मिला, सुभाष जी जैसे लोगों के साथ में। हमारे जीवन में दो एक ऐसे हमारे लिए बहुत बड़े, क्या कहना चाहिए, हमने बहुत बड़ी पूजा और वो पाठ किया होगा कि ऐसे लोग, एक राज साहब थे, उनका संगीत का और पिक्चर का दोनों सोचना भिन्न था, संगीत से उनका बहुत लगाव। ऐसे ही सुभाष जी का, ये जब कहते संगीत गाते तो संगीत के पास ही खड़े रहते हैं, भूल जाते हैं। जब संगीत ले लेते तो फिर जाते हैं स्टूडियो, उसको सोचते उसको किस तरीके से, वो कहाँ है, कहाँ गए वो लोग, कहाँ है, किसी को कुछ आते नहीं, तो रिकॉर्ड चला दिया और चल रहा है और डांस कर रहे हो। अरे भाई इसके अलावा तो चलना कूदना चाहिए। तो वो जो बात थी अभी क्यों खो गई, क्यों, मुझसे कुछ लोग कहते हैं आप पिक्चर छोड़ दिए, आपको लोग निकाल दिए फिल्म इंडस्ट्री। मैंने कहा मैं वहीं हूँ जहाँ था और वहीं रहना चाहता हूँ। कभी ऐसा युग फिर आ जाए तो हम भगवान करें, हम फिर वो संगीत में फिर हम करेंगे। हमारा कोई, हमको भगवान ने संगीत का विद्यार्थी बना के पैदा किया, और मैं चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ। वो एक युग था, आपको सही बताऊं, जब मैं बम्बई में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई क्या करें स्वर्ग में आ गया। सच बता रहा हूँ, जहां जाऊं वहीं अपना अपने जैसी होती है पहचान। ऐसे ही जिस स्टूडियो में जाऊं, कभी सुन रहा हूँ हुसैलाल गजराम को, तो कभी जा रहा हूँ श्री रामचंद्रा के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं बजाता था उनके गानों में। लगे कि अगर म्यूजिक डायरेक्टर न भी हो, उनका संगीत सुन के लगता था ये तो इनका ही होगा। बर्मन साहब को देखिए, सलील चौधरी को देखिए, ओपी नैयर साहब को देखिए, उनकी पहचान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, साउंड सुन लिया उन्हीं का ही होगा। और वो इसे ही गाए, रफी साहब को सुन लीजिए तो अलग है, हेमंत दादा को सुन लीजिए अलग है, श्री रामचंद्र को सुनिए अलग है, मुकेश साहब को सुनिए अलग है। ऐसी अपनी अपनी पहचान थी। और आज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने कहा ना कि घर में गाय आती थी तो हमको लगता था इसी गाय का दूध अच्छा है, तो वैसे ही तो अब तो आजकल कहीं भी पैकेट को जो मिल जाता है कि ये आप क्या पिया चाहते हैं कुछ मालूम। इस तरीके से ऐसी संगीत की ऐसी हालत हो गई कि अब मालूम नहीं पड़ता किसने गाया, क्यों गाया और कब तक गाएगा, और ये संगीत किसने बनाया और क्यों बनाया और काहे के लिए बनाया। मतलब वो पिक्चर में फिट भी होना चाहिए। चलो जो गाना बजाना है वो फिट नहीं होगा तो कैसे अच्छा लगेगा। हम भगवान के मंदिर में जाए सूट बूट पहन के,
तो भगवान कहेगा अरे और दूसरा कोई कपड़ा नहीं था, दूसरे पंडित आते उनको देख के तो कुछ सीख लेते थे। लेकिन वो जब विचारधारा आ जाती है तो हर चीज थोड़ी बिखरी बिखरी सी लगती है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये थोड़ा बिखर गया है और बिखरना चाहिए भी। ये भी बहुत आवश्यक है कि अगर बिखरता है तभी हमारी समझ में आती है कि इसको फिर से कैसे जोड़ेगा, फिर हम उसके लिए मेहनत करते हैं। अगर काला है हम काले का मजा है ना, तो ये भी आना चाहिए था और आया है। और उसके बाद हम लोग आप लोग मुझसे और कुछ नया सोचेंगे और क्या हो सकता है बेटरमेंट के लिए। तो और क्या कहूँ, ज्यादा बहुत बड़ तो राग रागनी के बारे में सॉरी, मैं जो मेन चीज में वहां से खत्म किया तो मैं नर्वस हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जो राग रागनी है वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत रियाज की, बहुत गुरुजन के आशीर्वाद की और अपनी उसमें कितनी खोज है और अपनी कितनी मेहनत उसमें बहुत आवश्यकता है। फिर उसमें अपनी पहचान बनाना वो और भी बहुत मुश्किल है, फिर भी हम लोग करते रहते हो। आजकल के बच्चे तो मैं क्या बताऊँ, ऐसा अच्छा गाते हैं, क्या बजाते हैं, अब क्या कहूँ मैं और कुछ कह नहीं सकता। मैं भगवान से कहता हूँ उनको भगवान बहुत लंबी आए थे। आप लोग देखिए कितने खूबसूरत भी हैं, हम लोग इतने खूबसूरत नहीं थे, आप लोग कितने खूबसूरत है, कितनी अच्छी बात सोचते। आज मैं पहली बार इतने फ्लूट देखा हूँ, मैं फ्लूट प्लेयर हूँ लेकिन मुझे मालूम नहीं था संगीत के बारे में। हमारी जो सांस्कृतिक जो बातें पहले उसमें बताई हैं, कितनी डिटेल है आपके पास। हम क्या, हम लोगों को कुछ सिवाय सारे गामा तो कुछ नहीं मालूम। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। हाँ, और कुछ हाँ जी सर, इनका थोड़ा और जिज्ञासा है जानने की कि जिस वक्त आप भारतीय संगीतकार बन के गए और आपने पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग म्यूजिशियन के साथ जुगलबंदी की और जोड़ किया, तो उस वक्त आपको जो इंटरनेशनल लेवल के इंटरनेशनल म्यूजिक, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के साथ कोई ऐसा हमें अच्छा सा एक्सपीरियंस बताएं जहाँ पर कि आपने कुछ अपना अनुभव किया कि वो लोग कैसे हैं और उनका म्यूजिक का सेंस क्या है और हमारे म्यूजिक का मिशन से भी क्या असर पड़ा। एक अच्छी सी कोई रुचि मनोरंजक बात बता देंगे तो हमें समझ आ जाएगा उसमें। जी, वैसे बहुत सारे कलाकार हमारे भारत को बहुत प्यार करते थे, हमारे भारतीय संगीत को बहुत प्यार करते थे। जैसे कुछ नाम आपको मालूम पड़ा सुभाष जी कह रहे थे। हमारे बहुत परम मित्र हो गए जिनको हम जानते हैं, वन ऑफ द बीटल्स, जॉर्ज हैरिसन। तो उनको संगीत का ज्यादा प्यार था भारतीय संगीत से। वो थोड़ा दिन सितार भी बजाते रहे, हर साल वृंदावन में आते थे, लेकिन वो कुछ अलग वेशभूषा बना के दाढ़ी रख के और कुछ टोपी वोपी लगा के साधु की तरह घूमते थे, लेकिन आते तो और वहाँ महीना डेढ़ महीना रहते तो बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने एक टूर किया और एक ग्रुप बनाया कि भाई आप पंडित रविशंकर, उस्ताद अल्लाह रखा, लक्ष्मी शंकर और पंडित शिव कुमार शर्मा, ऐसे कुछ कलाकार, एक हमारा ग्रुप होगा जिसमें जॉर्ज हैरिसन, बिली प्रेस्टन, टॉम स्कॉट, जिम हॉल, चार्ल्स लॉयड, एमिल रिचर्ड, ऐसे बहुत सारे कलाकार। तो हम दोनों का ग्रुप बना के हमने एक फ्लाइट लिया था। पहले तो हम गए, उनके लंदन में एक घर है हेनली ऑन थेम्स में, हेनली ऑन रेडिंग के पास में है। तो वहाँ उनके घर में हम लोग, उनके सामने एक होटल था, वहाँ रहते थे और घर में दिन भर बैठते थे। कैसल था उनका बहुत बड़ा वहीं पे हेनली में। तो वहाँ पर हम लोग दिन भर संगीत की चर्चा करते और को देखते थे, उनके पुराने रिकॉर्डिंग सुनते थे जो ग्रुप के साथ में थे। बहुत अच्छा लगा। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनके संगीत की बात ही और कुछ है, बहुत ही अच्छा। क्या बात है, वो तो जैज म्यूजिशियन उनके घर में बहुत सारे आते थे, उनसे भी मुलाकात होती थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। सिर्फ एक ही है कि हम लोग जैसे गाते बजाते हैं तो आंख बंद करके और शुरू हो गए तो घंटा 2 घंटा 4 घंटा निकल जाता है। उन लोगों का क्या होता है, जब बहुत सारे कलाकार हो तो उनको कुछ लिखा हुआ चाहिए, बिना लिखा हुआ नहीं होने से वो बजा नहीं पाते।
तो वो देख के और पढ़ के और बजा रहे हैं और हम लोग आंख बंद करके बजा रहे हैं, तो वो भी बड़े आश्चर्यचकित होते थे कि होने का ये होता है कि अगर हम लोगों में तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, उनका संगीत बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत किया है और बहुत अच्छा गाते बजाते हैं, दुनिया में नाम है, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो भक्ति है, ये भक्ति एक शब्द है, हमारी किसी काम में भी आप भक्ति करेंगे तो आप देखेंगे वो ऐसा खिलता है, इतना अच्छा खिलता है कि आपको उसका बहुत आनंद आता है। उनके वहाँ भक्ति नहीं, उनके वहाँ वो इस तरीके को, इस चीजों को, कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी तरह वो अलग तरीके से देखते हैं कि हाँ मुझे ये दे दो, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन बिना लिखा अगर पेपर उड़ गया तो सोचते रहे। तो हमने देखा कि वो लोगों ने हमारी संगीत को देखते हुए और इस तरीके से तो जॉर्ज ने शुरू किया सितार, रवि से सीखना भी शुरू किया, बजाना शुरू किया, लेकिन ये जमा नहीं, क्योंकि बचपन से होना चाहिए, शुरू से ही वो परंपरा उनको शुरू से ही देनी चाहिए, वो नहीं हुआ। खैर बहुत अच्छे कलाकार थे, तो उनके साथ में हम लोगों ने बहुत कुछ रिहर्सल किया, कुछ पीसेस बनाए। तो हमारा एक टूर था यूरोप में 2-3 जगह पर, अमेरिका में 45 सिटीज इन अमेरिका, विद इन अमेरिका। तो हम लोग एक चार्टर फ्लाइट थे, उसमें ओम लिख दिया था और सब हम लोग उनके 15-20 आदमी और कुछ साउंड मैन और साउंड इंजीनियर और लाइट मैन और ये सब, और हमारा ग्रुप एक बहुत बड़ा, कोई 8-10 लोग थे। तो ऐसे करके हमने प्रोग्राम किए, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस तरीके का ऑर्गेनाइज, मतलब ऑर्गेनाइज टूर जिसको बोलते हैं, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, कि आपका नीचे ट्रक जा रहा है और ऊपर हम प्लेन से जा रहे हैं और हमारे रूम की चाबियां वहां कोई लेके खड़ा होगा एयरपोर्ट में, हमको देगा और हमारे कपड़े फ्रेश होकर वहां स्टेज के पास पहुंच जाएंगे। स्टेज में हम जाके चेंज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्यून होगा, ये भी कमाल की बात है। आदमी ट्यून नहीं करता, मशीन ट्यून करती। सच इतना अच्छा, इतना कुछ सीखने को मिला। देखिए दुनिया कहाँ पहुंच गई। ये मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 80s में। और वहाँ ट्यून करके रखा हो, आप जाके बैठे आराम से, मुंह पोछ के बैठे और बजाना शुरू कर दो। आजकल तो देखिए बजाते बजाते 15 बार ट्यून कर मारते हैं, ट्यून कर मारते हो, फिर कहते हैं कि साहब सॉरी क्या करें, हमारा वहाँ से ट्यून करना ही पड़ता, लेकिन वहाँ ट्यून करके रखा है, बजा के चलिए। ये सब बातें जो, तो वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे संगीत की जो भक्ति है, जो परफॉर्मेंस है, वो मैं कंपेयर नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा कल्चरली हमारा बहुत ही सोचना म्यूजिक के बारे में, स्पेशली म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ हम सोचते थे, और हर विषय में भी हमारा भारत कहीं उन लोगों से कहीं ज्यादा सोच में आगे है, और ये बहुत बढ़िया बात है। तो हमारे परफॉर्मेंस का 40-45 परफॉर्मेंस किया। लोग स्टेडियम में होते थे परफॉर्मेंस, जॉर्ज का नाम बहुत बड़ा बना, तो बीटल्स बहुत बड़ा नाम, तो 15 दिन पहले ही सोल्ड आउट और पूरा स्टेडियम भरा, 30-40 हजार लोग। हम लोग भी कहते थे कहाँ से समुद्र में आ गए। हम लोग जाते हैं इंडिया में, वहाँ 100-200 या 500 या 1000 हो, लेकिन वहाँ इतना आदमी और सब वेट कर रहा है, और फिर क्या शोर, क्या बढ़िया। तो देखने को बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और लोग की जो काम करने की जो टेक्निक है और हर चीज साथ में लेना। अब हम तो यहाँ इंडिया में साउंड मैन लेके घूम नहीं सकते, पहले तो ऑर्गेनाइजर बोलेगा कि आप मत आइएगा कभी, ये साउंड मैन ये सब लेके आके उनका किराया कौन देगा। लेकिन वहाँ सब कुछ रास्ते में हमारा खाना बनता जाता था कि इंडियन लोगों के लिए जब वहाँ उतरे एयरपोर्ट पर, तो उनके होटल में उनका खाना बना, इंडियन लोग खाते, जो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन सबका अलग अलग इतना ऑर्गेनाइज वो वही कर सकते हैं। लेकिन हमारे में दिमाग चलता है और जो भक्ति चलती है और जो मेहनत चलती है, वो वहाँ नहीं है और नहीं हो सकती। वहाँ कंप्यूटर वर्ल्ड है तो कंप्यूटर वर्ल्ड ही रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ कंप्यूटर आ भी गया, लेकिन हमारा कुछ अपनी भक्ति का और दिमाग चलता है। उसमें जो रोशनी हमने देखा वो वहाँ नहीं दिखाई पड़ी। लोग दिखाई पड़े, सब नाच रहे हैं, बज रहा है और डांस कर रहे हैं, सब ये भी है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। सर जिस दुनिया में आप हमें ले गए अभी बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि
कोई ऐसी जो पॉपुलर ट्यून जो इंटरनेशनल जब आप कंपोज कर रहे थे उनके साथ, जो आपकी बड़ी प्रिय धुन रही हो, वो धुन आपकी बांसुरी से सुनना चाहेंगे जो आपने उन लोगों के साथ बनाई। जैसे कि हम लोग फोक सुनते हैं, आपकी बहुत सुने हैं, रिकॉर्ड सुने हैं, तो अगर ऐसे कोई याद हो आपको तो जरा हमें थोड़ी सी 1 मिनट के लिए सब सुना के देखिए, बताइए, तो हमारे लिए जोश आ जाएगा। ज्यादा अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत साल हो गया, उसके बीच में बहुत सारी बातें हो गई, फिल्म का भी हो गया, ये भी हो गया, तो इतना याददाश्त मेरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं जरूर। जी हाँ, अब जब फिर थोड़ा सा जब उसके बाद फिर हम एक फोक भी बजाएंगे अपना, ताकि हमें उसका और उसके बारे में अंतर मालूम पड़े थोड़ा सा। जी, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे कुछ राग हैं जिसको कि आप देखेंगे वो हर जगह यूज हो रहे हैं, विदेश में भी यूज हो रहे हैं, हाँ, पॉप म्यूजिक में भी यूज हो रहे हैं, और हमारे यहाँ भजनों में, दूसरे फिल्म में एक ही राग को मैं थोड़ा सा बजा कर सुनाऊंगा और राग उसके बाद बताऊंगा हम कहाँ कहाँ से इसी राग से गुजरे। पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आज के बारे में कैसा लगाना है? आज मेरी आंख खुली यहाँ आके कि यहाँ के कैसे कैसे गुणी लोग यहाँ हैं और कितनी अच्छी विद्या मिल रही है लोगों की, और मैं भी चाहूँगा कि मैं भी यहाँ एडमिशन लूँ, मेरी बहुत इच्छा हुई। पहले तो मुझे जरा भी इसका अंदाज नहीं था कि यहाँ कैसे शिक्षा होगी, क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से देखा बच्चों को, जिस तरीके से उनकी इमेजिनेशन देखा, जिस तरीके से उनकी क्या कहना चाहिए भक्ति देखा इस काम में, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ये याद रहेगी मुझे। और मैंने सुभाष जी से कहा मुझे भी एडमिशन दे दीजिए, मिलने का कुछ तो मैं जरूर रहूँगा यहाँ और सीखूंगा। सर आपसे पूछना चाहूँगा, इतने सारे कोर्सेज चला रहे हैं, डायरेक्शन है, एक्टिंग है, सिनेमेटोग्राफी है, क्लासिकल म्यूजिक रिलेटेड फ्यूचर में कोर्स आप करना चाहते हैं और उसमें सरस्वती का कोई योगदान होना चाहिए? देखिए, सिनेमा में जितनी भी ललित कलाएं हैं या क्राफ्ट है, उसके पीछे कलात्मक जो दृष्टिकोण है या कलात्मक शक्ति वो होना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी बनाएं, मॉडर्न म्यूजिक बनाएं या मॉडर्न फिल्म बनाएं, लेकिन उसके पीछे आपका ज्ञान और आपका स्वभाव और आपके अंदर एक क्लासिकल रूट्स के बारे में जानना, उसे पहचानना और उसका अपने भीतर लेना बहुत जरूरी है। तभी आप ऐसी फिल्म बना सकते हैं जो कि 30 साल रहे, 40 साल रहे। नहीं तो फिल्म जो है फोड़ बन के रह जाती है। इसीलिए जब इस तरह के गुणीजन हमारे सामने आते हैं तो बच्चों में एक अपना जोश पैदा होता है, उन्हें क्लासिकल की तरफ एक रुचि होती है, एक उनकी क्लासिकल आर्टिस्टिक जो है टेस्ट जो है वो डेवलप होता है। उन्हें पता होता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी साधना है, कितनी आराधना है। और ये जो एक्सरसाइज है 5th वेदा की हमने इसलिए रखी है कि ताकि बच्चों की कलात्मक जो है शक्ति वो और बढ़े। सर एक और बात पूछना चाहूँगा, अभी हीरो में जो थीम सॉन्ग है, जब फ्लूट की बात कर रहे हैं, ये नए हीरो में मिस हो रहा है, आप मानते हैं इस बात को? हाँ, तो सभी एक ही बात तो कह रहे हैं कि उस हीरो में और इस हीरो में सिर्फ फर्क जो है वो एक फ्लूट का है। जी, तो फ्लूट जो थी वो आत्मा थी जी, जो आपके सामने बैठे हैं उसी। तो आपको ये कहना है कि वो फ्लूट इस फिल्म में होना चाहिए था, हीरो नए हीरो में? इसी फ्लूट ना भी होती जी, तो अगर शायद उसमें और अच्छी आत्मा होती तो दूसरे तरह के रूप से आती, रूप अलग ले सकती थी। ये नहीं कि उसी को कॉपी करना है हमको। और दर्शकों के रिस्पॉन्स से कितने से इंस्पायर्ड हैं आप नए हीरो की बात करें तो? वो अच्छी चल रही है, अपने अपने पैसा कवर कर गई है, जितना डिजर्व करती थी उसका उतना मिला उसको। और सर हर चीज को हमने कंपेयर नहीं करना हाँ। चाहिए। सूर्य सूर्य है, चांद चांद है। हम कहें कि सब सूर्य में इतनी रोशनी होती है कि उजाला हो जाता है, चांद में जरा थोड़ा धीमा कर लो, ये अच्छा नहीं करना चाहिए। वो है ये है, सोमवार सोमवार है, मंगलवार मंगलवार है। हम कैसे उसको कंपेयर करें हैं? और रविवार को किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते, रविवार एक अपना ही रंग लाता है। तो बांसुरी उसमें होनी चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। वो इनके ऊपर है, इनका क्या उसमें सोच है, ये क्या इन्होंने सोचा वो करेंगे। हम चाहेंगे उससे ही होगा कि उससे ही कुछ भला होगा, ऐसी कोई नहीं। अलग अलग कंसेप्शन होता है, अलग अलग उसकी कहानी होती है, अलग उसका रूप होता है। अगर हर बच्चा एक ही तरीके का पैदा दुनिया में, वो जो क्या कहना चाहिए, जो एक क्या कहना चाहिए एक्साइटमेंट है, वो नहीं रहेगी। हमारी तरह अगर हमारे बच्चों का भी चेहरा हो जाए तो क्या पहचान होगी? तो थोड़ा अलग होना चाहिए ना। सर आपके और शिव जी की जोड़ी फ्यूचर में कोई फिल्म नजर आएगी? जरूर आएगी। अगर कोई उस तरीके की फिल्म हम लोगों को दिल में लगी कि करनी चाहिए तो जरूर करेंगे।
ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया, हम संगीत में ही हैं, संगीत में ही रहेंगे यात्रा में। और उस यात्रा में हमको बहुत आनंद मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस तरीके को कोई जरूर करेंगे हम लोग। थैंक्स।